बाहर तूफान पूरी ताकत से शोर मचा रहा था, लेकिन मीरा और आर्यन के उस बड़े से घर के अंदर जो सन्नाटा था वो उस तूफान से कहीं ज्यादा भयानक था। बेडरूम के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का झूला रखा था, खाली। मीरा घंटों से उस झूले को घूर रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो चीख से ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनके घर में कभी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजेगी। लेकिन मीरा हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने आर्यन की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। हमें वहां जाना होगा आर्यन, बाबा भैरव के पास, वो आखिरी उम्मीद है। आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की, मीरा वो जगह सही नहीं है। पर मीरा की जिद के आगे वो हार गया। रात के 2 बजे उनकी कार शहर की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए सुंदरबन के घने दलदली जंगलों की तरफ बढ़ रही थी। हवा में नमी और सड़ी हुई पत्तियों की बू थी जो सांस लेने में भी भारी महसूस हो रही थी। कच्चा रास्ता खत्म होते ही वो पैदल उस झोपड़ी तक पहुंचे जहां अंधेरा भी डर के मारे अंदर जाने से कतराता था। बाबा भैरव आग के सामने बैठे थे, उनका शरीर राख से ढका हुआ था। बिना कुछ बोले बाबा ने एक काले कपड़े में लिपटी हुई चीज मीरा की तरफ बढ़ा दी। वो गीली काली मिट्टी का एक ढेर था, नदी के उस हिस्से की मिट्टी जहां चिताओं की राख पानी में मिलती है। बाबा की आवाज किसी फटे हुए ढोल जैसी भारी थी जब उन्होंने चेतावनी दी, ले जा इसे, पर याद रखना बेटी, इस मिट्टी में जान नहीं है, जान तुझे देनी होगी। इसे अपने हाथ से गूंथना और इसे कभी भूखा मत रखना। जिस दिन इसकी भूख बढ़ गई तेरा प्यार कम पड़ जाएगा। आर्यन का सब्र टूट गया। उसने आगे बढ़कर मीरा का हाथ पकड़ लिया। नहीं मीरा, यह गलत है, हम श्मशान की मिट्टी घर नहीं ले जाएंगे, चलो यहाँ से। आर्यन ने मिट्टी छीनने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसे झटक दिया। उसकी आंखों में पहली बार आर्यन के लिए गुस्सा था। उसने मिट्टी को अपने सीने से ऐसे चिपका लिया जैसे वो कोई हीरा हो और वहां से भाग खड़ी हुई। घर पहुंचते ही मीरा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। आर्यन दरवाजे के बाहर खड़ा सुन रहा था। अंदर से सिर्फ मिट्टी को थपथपाने और गूंथने की आवाज आ रही थी। पागलपन की हद तक उस मिट्टी को एक बच्चे की शक्ल देने में लगी हुई थी। उसने छोटे छोटे हाथ बनाए, पैर बनाए और एक गोल सा सर बनाया। मिट्टी अभी भी ताजी और गीली थी। अचानक मिट्टी के अंदर छुपा एक नुकीला कंकड़ मीरा की उंगली में लग गया। एक हल्की सी चीख निकली और खून की मोटी लाल बूंदें उस काले पुतले के सीने पर गिर गईं। आर्यन घबराकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि वो रुक गया। उसने दरवाजे की दरार से जो देखा उसने उसका खून जमा दिया। जैसे ही खून मिट्टी पर गिरा एक हल्की सी हिस की आवाज आई, जैसे किसी प्यासे जानवर ने पानी देखा हो। मिट्टी ने उस खून को सिर्फ सोखा नहीं बल्कि पी लिया। खून की बूंद गायब हो गई और बदले में उस बेजान पुतले का रंग गहरा लाल हो गया। कमरे में अचानक तांबे की महक और गीली मिट्टी की सड़न फैल गई। मीरा के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक बीमार सी मुस्कुराहट आ गई। उसने उस पुतले को उठाया और हल्के से कहा, तुम भूखे थे ना। उसी रात आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। मीरा गहरी नींद में थी और वो पुतला, जिसे अब मीरा ने अंश नाम दिया था, झूले में रखा था। तभी आर्यन को एक आवाज सुनाई दी। यह हवा की आवाज नहीं थी, यह आवाज झूले के अंदर से आ रही थी। एक बहुत ही हल्की और खरखराती हुई सांस। आर्यन ने अपनी सांसें रोक लीं। क्या मिट्टी सांस ले सकती है? वो बिस्तर से उठकर दबे पांव झूले की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो झूले के पास झुका, सांस की आवाज अचानक रुक गई। आर्यन ने झांक कर देखा, पुतला वैसे का वैसा था, पर उसे महसूस हुआ कि पुतले का चेहरा पहले से थोड़ा अलग डायरेक्शन में घूमा हुआ था।